तो संजोग है कि रात जब हम गए तो एक सेम ऐसा पेशेंट भी मिला है, ठीक है। तो तुमको हम सारा उसका डाटा लेकर तुमको दिखाते हैं। इनिशियली पेशेंट 5 तारीख को जन्म लिया था बच्चा, 3 को जन्म लिया था, 5 को मेरे पास आया, मतलब हॉस्पिटल आया था। तो जब जन्म लिया बच्चा तो घर पे हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हुई। नॉर्मल डिलीवरी के बाद बच्चा थोड़ा देर से रोया, हॉस्पिटल ले गया। एज पर गार्जियन का कहना था कि बच्चे का जो मतलब जो लेटरिन का रास्ता जिसको एनस कहते हो, वो अपने जगह पर नहीं हुए, जगह से साइड में था, तो एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन उसको बोलते। लेकिन जब लाने के बाद हम लोग देखे तो मुझे ऐसा लगा कि जगह पे नहीं था और प्रॉपर उसको किसी ने छेड़छाड़ किया, ब्लेड हल्का सा लगाया हुआ था, जो कि गड़बड़ किया उसने। तो पहला तो ये एनोमलीज था कि एनोरेक्टल एनोमलीज, मतलब एनल ओपनिंग सही से नहीं बना हुआ था, सही से नहीं बना हुआ था, तो स्टूल पास नहीं होता, पेट वगैरह सब फूला हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, तो एनल है तो कॉन्जेनाइटल एनोमलीज तो समझ में आया हुआ। अब कॉन्जेनाइटल कल ही बताया कि अगर एक जगह कोई भी अगर एक फिंगर भी हाथ से गायब है तो पूरा होल बॉडी स्क्रीनिंग करने के पीछे पड़ जाओ। तो जिस डेट में आया एब्डोमेन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था, बहुत इमीडिएट उसको ओपनिंग बनाना था, तो रात में ही जा करके लगभग 5 सितंबर था ना, हाँ, उसी रात में उसका लगभग 12 साढ़े 12 तक ओटी चला है। 6 को, मतलब अगले दिन हो गया 6 सितंबर को उसका ओटी चला प्रॉपर वे में, ठीक है। और ओटी चलने के बाद चलो उसका एनर रूट जो है वो प्रॉपर बना दिया गया। जब इन्वेस्टिगेशंस हुआ, इक्को की रिपोर्ट्स आई, तो पता चला उसके हार्ट में एएसडी है, पीडीए है, और साथ साथ फ्लो कैसा वो मैं अभी भी दिखाऊंगा, जिसमें सैचुरेशन मेंटेन कर रहा है, पहला चीज। तीसरा चीज, कल इवनिंग में जब एक एक्सरे हुआ तो एक्सरे में पता चला कि उसका जो ट्रैकिया है और एसोफेगस है, ट्रैकिया एसोफेगस दोनों के एक तरह समझो, ट्रैकिया भी मॉल फॉर्मेशन, मतलब ट्रैकिया भी प्रॉपर नहीं बना हुआ, या ट्रैकिया और एसोफेगस के बीच फिस्टुला बना हुआ है। तो मतलब मल्टीपल ट्रैकिया और एसोफेगस के बीच फिस्टुला बन जाए, तो मल्टीपल प्रॉब्लम था उसके। अब उसकी भी सर्जरी होनी है। अब लेकिन पेशेंट कल शाम से गड़बड़ा रहा था इमीडिएट। अब जब तक पेशेंट स्टेबल नहीं होगा उसकी सर्जरी हो नहीं सकती, एंड फाइनली 1-2 बजे रात में रेफर करना पड़ा। अब तुमको एक एक चीज हम दिखाते। पहला दिन कहाँ, वीडियो कहाँ रखते हो जिसमें कौन, आज का डेट, आज कितना तारीख है जी? 7 हो गया, 8 है जी। हाँ, अगर तुमको वीडियो दिख रहा होगा तो हम वीडियो रोक देते 2 मिनट के लिए। तुम पानी रुकेंगे तो नहीं चले। हाँ, तुम देखना। अरे यार आवाज का है। हाँ, तुम अगर देखो को जो इसका ओपनिंग है, एनल ओपनिंग, एग्जैक्टली अगर एग्जैक्ट लोकेशन पर एनल ओपनिंग होता तो यहाँ होता, इस पॉइंट पे होता एनल ओपनिंग, लेकिन इसका एकदम थोड़ा सा साइड में एनल ओपनिंग। ये ब्लैक इसलिए दिख रहा है कि स्टूल मतलब कि म्यूकेनियम लगा हुआ है, ठीक है। ये प्रॉपर इसका ओपनिंग है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पस टाइप का पीला पीला लग रहा है, किसी ने इसको ब्लेड हल्का लगा दिया है। घर में तो कोई दिमाग जरूरत से लगा या लोकली ट्रीटेड किया गया है, इसको ब्लेड से पस बन गया था प्रॉपर वे में। अब ऐसे भी देखो अकॉर्डिंग टू दिस लाइन कि कहता है अगर एनल का जो मामला होता है उस लाइन पे आता और इसके सेंटर में होता है ना, जबकि इसके सेंटर से साइड में, तुमको देख के भी लग रहा है अपनी जगह पर, और वो भी प्रॉपर नहीं, जिससे कि स्टूल अच्छे से आए। बना भी हुआ तो एनल ओपनिंग बहुत प्रॉपर नहीं बना हुआ था, जिससे कि प्रॉपर इसका स्टूल आसानी के साथ इससे आए भी। तो इसको तो खैर सेम उसी पहला वो जिस रात में आता सेम उस रात का ये वीडियो, तो सेम देखो पस बना हुआ, इसी को कर करके लोकली इसको पूरा स्टिच करके ओपनिंग कर करके इसका एनल रूट बना दिया गया। एब्डोमेन हो गया क्लियर। जब बच्चा दूसरा वीडियो तुमको हम दिखाते, इसमें तो ये चीज़ तुम्हें दिख गया
दूसरा वीडियो देखो जिसमें हम ये दिखा रहे हैं तुमको, ये कल का वीडियो है, कल रात का वीडियो है। इसमें तुमको ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं ये तो सेम वीडियो आ गया दे, कल रात वाला किधर गया। वही है ना, हाँ वही है। इसमें तुमको दिखाना दिए तीसरे कि यहाँ बच्चा एडमिट है, उसके सेचुरेशन को देखना 94 हार्ट ऑक्सीजन का लेवल है और 135 हार्ट रेट से सेचुरेटेड है। इस बच्चे के हार्ट में छेद भी है, पीडीए भी है, फिर भी ऑक्सीजन लेवल सेचुरेटेड है। क्यों होगा सेचुरेटेड? मैं बताया था कि जो उसका शंट बनता है, अगर मिक्सिंग राइट से लेफ्ट की तरफ होगा तो डिसैचुरेट करेगा, लेफ्ट से अगर राइट की तरफ होगा तो डिसैचुरेट कभी नहीं करेगा। अब ये तुम्हें सिर्फ वीडियो, अब तुमको हम दिखाते हैं कि एक्सरे, ठीक है, उस एक्सरे में सर इसका अभी रिपोर्ट दिखाएंगे, पूरी रिपोर्ट दिखा दे तुमको, वहाँ पे समझ आएगा। ये पहले एक्सरे तुमको दिखा, चलो पहले लेफ्ट से राइट। हम इस एक्सरे में ऐसे तुम्हें बहुत कुछ अभी नहीं, तुमको हमको दिखाना क्या है, ये कैसा देख रहे हो, ट्यूब की तरह आ रहा है, इधर से ऐसे ओरली डाला गया था, ऐसे आ रहा है। अगर ये ट्यूब तुमको सही से दिख रहा होगा, ये ट्यूब तुमको सही से दिख रहा होगा तो ये ट्यूब ऐसे आया है, ऐसे आया है और रोटेट होकर फिर ऐसे ही चला गया है। मतलब ये ट्यूब कंप्लीटली ट्रैकिया में जा ही नहीं रहा है, कंप्लीटली, सॉरी ट्रैकिया कह रहे हैं, ट्यूब जो है ओसोफेगस में कंप्लीट जा ही नहीं रहा है, वो अंदर बाजाते लरेंजियोस्कोप इन ऑल, इस वजह से, क्योंकि ट्रैकियो से जो फिस्टुला है उसमें हम डालते ओसोफेगस में जा रहा है और फिस्टुला से घुस कर ट्रैकिया से ऊपर आ जा रहा है, तो प्रॉपर नीचे जा ही नहीं रहा है। अब इसको करेक्ट करने के लिए जो ट्रैकिया होगा मान लो और एसोफेगस अगर फिस्टुला इसके अंदर होगा, पर और इवेल्युएट किया जाता है, इसको पता किया जाता है इस दोनों के बीच, अब इधर से डालते इधर से निकल अंदर, और ये माल फॉर्मेशन होता तो सही से जाता नहीं है। तो दूसरा समस्या क्या हो रहा था कि इसकी वजह से क्या, अब इसको सर्जरी करके करेक्ट किया जाएगा, लेकिन किसी पेशेंट की सर्जरी तब होगी जब उसका वाइटल स्टेबल होगा, सिंपल। तो दूसरा समस्या यहाँ था, है ना, ट्यूब देख रहे हो, गौर से देख रहा ट्यूब। अब ये इको का रिपोर्ट्स है, इको रिपोर्ट्स में इधर गया, हाँ या मेन कमेंट्स पे आते, स्मॉल ऑस्टियम सटाइवम यानी ASD 5.5 mm का है, ब्लड फ्लो लेफ्ट टू राइट। अभी देखा क्यों इसी वजह से लेफ्ट टू राइट क्या था, लेफ्ट टू राइट ब्लड फ्लो। अच्छा चलो हम आते हैं उसके बाद, स्मॉल PDA पैटर्न डक्टस एट्रियोसस, पैटर्न डक्टस एट्रियोसस, फ्लो लेफ्ट टू राइट। यही फ्लो अगर राइट टू लेफ्ट हो जाता तो पेशेंट फर्स्ट डे ही सर्वाइव करना टफ हो जाता। यानी ये जो 3 तारीख को जन्म लिया और जब ये मेरे पास 3 दिन बाद बोला है, डे 3rd ऑफ लाइफ में आया था, यानी दूसरा दिन कंप्लीट होकर के तीसरा दिन का उसका लाइफ 2-4 घंटा का था तब आया था। मतलब एक्चुअली पीरियडिक में जो लाइफ साइकिल होता है, जैसे अभी 10वें दिन में जन्म लिया तो कल 10वें दिन में 1 दिन मानते हैं और 24 घंटा चलता, उसमें आवर चलता शुरू में। ऐसा नहीं कि आज 4 तारीख को मान लो अभी जन्म लिया 10 बजे सुबह में और रात 12 बजे के बाद तो दूसरा दिन हो गया, लेकिन उसके लिए दूसरा दिन अभी नहीं हुआ, उसके लिए डे फर्स्ट है। तो डे 3rd में 1 बजे दिन में आया, 10 बजे दिन में जन्म लिया, तो डे 3rd का तीसरा चौथा घंटा था तब आया था। लेकिन अगर यही अगर फ्लो ऑलमोस्ट हम लोग देखते हैं, अगर लेफ्ट से सॉरी क्या कहते हैं कि राइट से लेफ्ट का होता तो ये बर्थ के 2-4 घंटा के बाद आता, क्योंकि पूरा साइनोसिस होता। अब तुमको तभी दिखा रहे थे वीडियो, फिर नोटिस कर लेना अगले बार, कहीं कोई साइनोसिस नहीं है लेकिन एबनॉर्मलिटी है। तो ये अगर क्या कहते हैं कि कॉन्जेनाइटल यही चीज देखना कि कहीं भी एक बच्चा जन्म ले एक उंगली नहीं है, तो इसका मतलब आराम से उंगली है तो नहीं है, अंदर क्या गड़बड़ है वो तो दिख नहीं रहा है। इसलिए इको कार्डियोग्राफी तो 110% करना, अल्ट्रासोनोग्राफी कराना। एक बच्चा इस तरह आया था कॉन्जेनाइटल बॉडी में, उसका इंटेस्टाइन ही नहीं था, इंटेस्टाइन ही खत्म था, एक भी नहीं थोड़ा सा, तो हालांकि वो डेथ ही कर गया होगा, हम लोग रखे भी नहीं थे, आगे सेपरेट कर दी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एनोमली, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल चैम्बर इज मिनिमली डी शेपर्ड, नॉर्मली डी शेपर्ड होता नहीं है, सर्कुलर होता है, डी शेपर्ड, खैर वो चेंजेस देखने को बोलता है। राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकली मॉडरेट, आप तो खैर तुमको ये 2 चीज दिखाना चाहते थे, ASD और ये। अब ASD में जनरली जो फ्लो था, एक इमेज और होगा यहाँ पे, नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अच्छा खैर लंग्स का भी थोड़ा सा वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, लेफ्ट साइड ये राइट साइड है ना। तो कहने का मतलब भी एक साथ मल्टीपल्स इश्यूज देखने को मिलता है जब कोई भी एक कॉन्जेनाइटल एनोमलीज देखने को मिलेगा। अच्छा इससे पहले कुछ दिन पहले एक वीडियो में देखा, इस समय देखा, और इससे बहुत पहले एक और बच्चा आया था,
हालांकि अच्छा मैं इसलिए दिखा रहा हूँ। ओ ठीक ठीक ठीक, तो पाइप वाला मसला क्या हो पाइप वाला मसला। हाँ तो देखो होता क्या है कि जब तुमको टफ बन जाएगा, टफ देखो यहाँ एक तो टफ समझ में आ रहा था कि एक मतलब कि ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला का सस्पेक्ट है, वो और भी इन्वेस्टिगेशन करते तो पता चलता है, ये सस्पेक्टेड था, क्योरी थी इसकी। दूसरा टैकियल या ओसोफेगल मालफॉर्मेशन था कि वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था, जाने ही नहीं दे रहा है। अब कोई चीज़ अच्छे से ट्यूब बनेगा तब ना जाएगा पैसे से, वो ट्यूब प्रॉपर अच्छे से बना नहीं होगा, या अगर मान लो उसके अंदर हो तो वो एक तरफ से ओसोफेगस से गया और दूसरा फिस्टुला में घुस के ऊपर से आ जा रहा, तो वो रोटेट अंदर जा ही नहीं रहा, ट्यूब अंदर जा ही नहीं रहा, तो ये सर्जिकली करेक्ट करना पड़ेगा, सर्जरी करा करके। जा बच्चे का सर्जरी जन्म के अगले घंटा होता नहीं, अगले घंटा होता है ना। सर्जरी पीडियाट्रिक न्यूनेटल सर्जरी बहुत ज़्यादा होता है। दरभंगा में थोड़ा अभी कम चल रहा है, क्योंकि दरभंगा में 2 ही अभी है जो MCH इन पीडियाट्रिक सर्जरी में है, एक डॉक्टर सोहेल सर है, एक डॉक्टर क्या नाम है उनका, अजमत करीम बख्तियार नाम है शायद उनका, है ना, 2 सर। MD पीडियाट्रिक मेडिसिन है, वो क्यों करेगा भाई, सर्जन करेगा, कोई सर्जन करेगा तो इसका मतलब वाइटल स्ट्रांग नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है, सर्जरी इसमें हम उस वाइटल को मेंटेन करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, बिल्कुल होता है, बेहोश करके इंटूबेट करके फिर हम वेंटिलेटर या अम्बू पे करवाते हैं, है ना, तो होता है, इसलिए टेंशन नहीं ले बहुत। लेकिन हाँ कि खुद ब खुद ये बहुत बड़ा रिस्क होता है, बहुत बड़ा रिस्क होता है, नॉर्मल सर्जरी से ज़्यादा रिस्क होता है इसके अंदर में, है ना। तो अब दूसरा तो एक वीडियो हम दिखा रहे हैं, धीरे वाला ये तो दिखा चुके ना, इसमें देखना, ये एक बच्चा आया था, उससे पहले इसकी सर्जरी भी हुई बहुत सक्सेसफुल। इसमें क्या था कि इसके एनल ओपनिंग था ही नहीं, एकदम नहीं था, है ना। तो इस केस में हम लोगों ने एवेल्युएट करवाए थे, इको करवाए थे, लेकिन इसके केस में हार्ट का इशू नहीं था। तो ये जरूरी भी नहीं है कि अगर एक कॉन्जेनिटल इफेक्ट है तो दूसरा भी रहेगा, लेकिन अगर ऐसा हम सोचिए जरूरी नहीं है तो उस इन्वेस्टिगेशन को जरूरी नहीं समझे, ऐसा नहीं है, हर हाल में इवेल्युएट कराना ही कराना है, ठीक है। इसमें तुम देखना, इसका जो देखिएगा प्रॉपर, अगर वीडियो देख रहा होगा सही से तो कहीं एनस ओपनिंग है कहीं पे और क्लोज आएगा, देखो कहीं ओपनिंग नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कंप्लीटली सर्जरी करा के इसको ओपनिंग बनाया जाता। अब ये एक एनोमली था, लेकिन इस पेशेंट के साथ, मतलब इस बच्चे के साथ किसी भी तरह का कोई भी ये नहीं था, क्या कहते हैं, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज इनऑल या टफ, ये सब कुछ नहीं था। सर्जरी भी हुआ और सक्सेसफुली रहा भी, आज भी OPD के अंदर ये आता रहता है फॉलोअप के लिए, है ना। तो ये हाँ बेसिकली तुमको दिखाने का पर्पस ये था कि कल तुम्हें जो पढ़ाया है वो एकदम एग्जैक्टली तुमको दिख रहा है, ब्लड फ्लो होता हुआ सैचुरेशन क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। आपको अक्सर आप ऑक्सीजन भी तो लगा रहे, तो ऑक्सीजन वाइटली तो अनस्टेबिलिटी उसकी वजह से लगा रहे, लेकिन अगर ब्लड का फ्लो उल्टा रहेगा तो ऑक्सीजन लगाओ तो भी सैचुरेशन फॉल करता रहता है जनरली। कार्डियक इश्यू में अगर देखोगे लगभग जाएगा, बहुत होगा। अच्छा ये भी है, एक चीज़ और भी देखने को मिला, सैचुरेशन फॉल करेगा तो एकदम ऐसे फॉल करते करते 0 पे 70 पे जा रहा है, 80 पे जा रहा है, उतना ही पे जाकर टिक जाएगा। हाँ अगर बहुत देर तक तुम छोड़ दोगे तो लंबे समय तक डिसैचुरेट होगा, तो क्या कहते हैं एसिडोसिस वगैरह हो गया, एल्जोसिस वगैरह हो गया, तो फिर फर्दर डैमेज होगा। लेकिन इनिशियली अगर इस तरह का अगर शंट बन जाता है राइट टू लेफ्ट का, तो फॉल करता एक फिक्स पे 70 पे 80 पे ऐसे पे आकर के वो अटक जाता है और वहाँ से वो धीरे धीरे चलता रहता है, ठीक है। तो ये तो वो है ना, चलो ठीक है, ये चीज़ तो हो गई। चलो तुमको इसलिए कल ऐसे ही हमको याद है तुम बताया, तो चलो बता ही देते तुम लोग को हाँ बंद करो। मैं बताया था कि न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। नया चैप्टर जो है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है ना, और ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। It's great that the path to be is traced. Be going to it. At their way, isn't it? This state.
ठीक है, क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इन सिंपल है, अगर मैं बात करूं सीधा रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो नाम ही है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। तो ये वर्ड रिप्रोडक्शन से कह सकते हो, री का मतलब दैट इज अगेन, प्रोडक्शन का मतलब फॉर्मेशन। बट अब एक ऐसा सिस्टम जो जिसका इन्वॉल्वमेंट आपको एक ऑफस्प्रिंग सेल्फ जैसा जो प्रोड्यूस करना और वो कंटिन्यूएशन बना रहे, उसके लिए जो इन्वॉल्वमेंट है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है। दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो दो सेपरेट करेंगे, दिस एनाटॉमी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फिजियोलॉजी। तो मेल में जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्या पढ़ेंगे, एनाटॉमी पढ़ेंगे, देन उसकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। हालांकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फिजियोलॉजी बहुत ज़्यादा नहीं है, एक स्पर्मेटोजेनेसिस है, दूसरा सा हार्मोनल एस्टेबिलिटीज है ना मेल्स के अंदर में। एनाटॉमी थोड़ा सा ज़्यादा है मेल्स के अंदर में एज कम्पेयर टू फिजियोलॉजी, है ना। और ओवरऑल मिला करके हम लोग देखें तो ये जो सिस्टम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव से शॉर्ट भी होता है लेक्चर वाइज अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। जाहिर सी बात है कि एक ऐसा सिस्टम जो इंश्योर करता है कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। अगर ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसी मेल या फीमेल इन ऑल कहीं भी अगर हम लोग बात करें कि अगर उसके पास वो इन नॉन फंक्शनल प्रोसेस में या नॉन फंक्शनल स्टेट में है तो वो अपने जैसा सेम स्पीसीज प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो अगर किसी भी स्पीसीज का, नो डाउट हम लोग तो ह्यूमन पढ़ रहे थे, ह्यूमन की बात करेंगे, तो उसका जो कह सकते हो वो स्पीसीज मेंटेन है या स्पीसीज की जो नंबर है ये मेंटेन है ड्यू टू द अकरेंस यानी कंटिन्यूएशंस ऑफ द रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन जो कंटिन्यू कर रहा है जिसकी वजह से ये चीज़ें हम लोग देखते हैं। अब एक वर्ड आता है गोनैड्स, गोनैड से ही गाइनो आता है और गाइनो से ही गाइनोकोलॉजिस्ट आता है। हाँ, गाइनो नाम सुनो, गाइनोकोलॉजिस्ट का नाम नहीं सुनो जी, किसको बोलते? स्त्री एवं प्रस्तुति रोग विशेषज्ञ। इतना हिंदी भी खतरनाक मत बोलो कि आदमी को ऊपर से चला जाए। गाइनोकोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? May, what is memory blooding? People that think that they did blood. You read to me the minutes out. सभी ने तो यही सुन जा। गाइनोकोलॉजिस्ट यही तो गड़बड़ है, लोग सुनते ही कुछ गलत है। अब जैसे भी कोई बोले थे कि स्त्री रोग विशेषज्ञ, जैसे फीमेल गाइनोकोलॉजिस्ट, वैसे ही मेल गाइनोकोलॉजिस्ट जैसे स्पेशलिस्ट इन रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या इस गाइनोकोलॉजिस्ट का मतलब है इट इज एक्सपर्टीज इन अ गाइनी डिपार्टमेंट्स। तो मेल गाइनी भी होता है, फीमेल गाइनी भी होता है ना। तो इसलिए गाइनोकोलॉजिस्ट, अब क्या है कि फीमेल में ये ज़्यादा डोमिनेटिंग है, तो लोग गाइनोकोलॉजिस्ट बोलते, दिमाग में ये आ जाता फीमेल डॉक्टर, दिमाग में क्या आ जाता फीमेल डॉक्टर। मेल गाइनोकोलॉजिस्ट भी होता जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेकर के ट्रीटमेंट, उसके जो क्या कहते हैं कि इलाज करना, उसका जो मैनेजमेंट करना, तो वहाँ पर वो डॉक्टर क्या कहलाएगा? मेल गाइनोकोलॉजिस्ट। तो गाइनोकोलॉजिस्ट नॉट अ स्पेसिफाई फॉर अ फीमेल, है ना। ये अगर वार्ड पे अगर हम लोग बात करें तो ये कोई स्पेशलाइज फीमेल को नहीं करती, इट इज अ डिपार्टमेंट। अब जैसे हम लोग थे पीडियाट्रिशियंस, पीडियाट्रिक्स, तो पीडियाट्रिक्स जो है वो स्पेशलाइज किसी मेल डॉक्टर को करता है जिसने पीडिया के बारे में यानी उस स्पेशलाइजेशन को लिया। तो वैसे गाइनोकोलॉजिस्ट जिसने लिया उसी को, ऐसा नहीं कि गाइनोकोलॉजिस्ट का मतलब हमेशा फीमेल ही होगा। इवन दो की हम नाम अभी नहीं याद आ रहा, दरभंगा में एक फीमेल गाइनोकोलॉजिस्ट थे, मतलब थे नहीं, होंगे अभी भी है, बहुत यंग है, बहुत यंग मतलब कि मॉडरेट एज में है, वो मेल है लेकिन फीमेल गाइनोकोलॉजिस्ट। तो इसका मतलब ये नहीं गाइनोकोलॉजिस्ट सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही होती है, जैसे मेल गाइनोकोलॉजिस्ट ऑल्सो फीमेल गाइनोकोलॉजिस्ट, दोनों का डिपार्टमेंट अलग होता है। तो वर्ड जहाँ गोनैड से यही से चीजें वो डेराइव्ड हो चुका है। अब गोनैड्स क्या है? दिस अ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गोनैड्स वर्ड्स इज अ कॉमन फॉर मेल एंड फीमेल, है ना, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ये वर्ड जो वो कॉमन होता है। कि रिप्रोडक्टिव गोनैड वो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम है। स्पेशली कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, विच प्रोड्यूस द गैमेट्स। यानी गोनैड्स अगर हम बोल रहे हैं तो गोनैड्स इन ऑल्सो इन मेल एंड ऑल्सो इन अ फीमेल। गोनैड्स और उस ऑर्गन को बोलते हैं जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी जो गैमेट्स बनाता है। तो मेल के अंदर में गैमेट्स बनाने का काम कौन करता है भाई? तो टेस्टिस करता है। गैमेट्स दैट मींस मेल का गैमेट्स क्या होगा? स्पर्म हो गए, है ना, स्पर्म हो गए। तो स्पर्मेटोजेनेसिस हम लोग पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे वो क्या होता है, मेनली टेस्टिस का इन्वॉल्वमेंट, एंड टेस्टिस ऑर्गन इसके अंदर भी इन्वॉल्व। सेम एज अगर फीमेल के अंदर गैमेट की बात करते तो फीमेल का गैमेट कहाँ बनता है? ओवरी के अंदर। कहाँ बनता है? ओवरी के अंदर। तो गोनैड्स अगर मेल की बात करें तो मतलब किसकी बात हो रही? टेस्टिस की बात हो रही।
अगर गोनाड्स, अगर किसकी बात करें, फीमेल की में बात करें गोनाड्स, तो किसकी बात हो रही है, ओवरी की बात। तो जैसे गोनाड इज अ कॉमन वर्ड, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट इज अ कॉमन वर्ड, सेम पूरा है ना। अब सिंपल हम लोग देखते है ना, फीमेल्स एंड मेल का सेपरेशन है यहाँ पे। फिर हम लोग अगर डिवाइड करते यहाँ पर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड 2 टाइप्स है। अब वैसे ही थोड़ा सा अगर याद करो, सेम क्लासिफिकेशन हमने एक टाइम पे बताया था तुम्हें, ऑर्गन जब डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, प्राइमरी और सेकेंडरी या एसेसरीज, है ना। प्राइमरी सिंपल सा कहने वाला, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो सेक्स और ऑर्गन का जो आर डायरेक्टली इन्वॉल्व, बेसिकली मेनली इन्वॉल्व जिसको कह सकते हैं, इट इज अ मेनली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्टिव। कि अगर प्राइमरी मतलब जो सबसे मेन ऑर्गन ऑफ दिस सिस्टम, हालांकि मेन कहने मतलब बाकी ऐसा नहीं कि मेन नहीं, सबका एसोसिएशन होना जरूरी है, सबका एसोसिएशन होना जरूरी है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि एक है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, जैसा मेल के अंदर आएंगे अभी, तो फिर हम एक और कैटेगराइज है, या तो यहाँ पे तो इंपोर्टेंस एंड उसके क्या कह सकते हैं, उसके फंक्शंस और उसका इंपोर्टेंस के बेसिस पे हम लोग प्राइमरी और एसेसरीज को डिवाइड किए। सेम एज लोकेशन के बेसिस पे फिर से एक और डिवीजन हम लोग पढ़ेंगे आगे, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन एंड इंटरनल जेनिटल ऑर्गन, ठीक है। तो पहला अगर हम लोग देखते प्राइमरी में, बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो भैया अभी ऑलरेडी वहां पे आता है कि मेल के अंदर में टेस्टिस हो जाएगा, फीमेल्स के अंदर में ओवरी हो जाएगा। एसेसरी मतलब होता है जो इस मेन ऑर्गन यानी प्राइमरी ऑर्गन को सपोर्ट करता हो, यानी उसके प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता हो, या उसके द्वारा गैमेट्स बने हुए को ट्रांसमिट करता, मतलब ओवरऑल दैट इज सपोर्ट टू दिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अंदर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी जब ये इसको सपोर्ट करा तभी जाकर के वो कंप्लीट क्या बनता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब अकेला सिर्फ अगर प्राइमरी ही अगर इन्वॉल्व हो जाए, बाकी एसेसरीज नहीं, तो वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिस है इनकम्प्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब एसेसरी सिंपल, आप जैसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करते तो ऑलरेडी मैंने बताया कि टेस्टिस है, क्योंकि यहीं से मेल हार्मोन्स का भी सिंथेसिस है, हार्मोनल चेंजेस भी ऑलरेडी तुमको देखने को मिलेगा, है ना। फिर उसके बाद बात करते हैं गैमेट में स्पर्मेटोजेनेसिस है। इसके अलावा आप जैसे जनरली हम लोग वर्ड बोलते हैं सीमेन, नाम सुने हो, सीमेन बोलते, तो सीमेन जो बोलते हैं, सीमेन का क्या मतलब होता है, बोलते हाउ, तुमसे पूछे व्हाट इज सीमेन, द मिक्सचर्स ऑफ, हाँ मिक्सचर्स ऑफ हार्मोन, नॉट अ हार्मोन। सीमेन के अंदर में हार्मोन नहीं होता। अब देखो जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे एसेसरी ग्लैंड में, मान लो प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ेंगे, वेजाइकल ग्लैंड पढ़ेंगे, या बस वासा डिफरेंस में क्या कहते हैं, सेमिनस फ्लूइड, इसे क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो अलग अलग जो हम लोग स्ट्रक्चर्स पर है। अब जैसे कि वास डिफरेंस है, या वास डिफरेंस है, वासा रिक्टा, अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स है, या फिर आप आचे क्या कहते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड है, वेजाइकल्स ग्लैंड है, अलग अलग ग्लैंड्स है। तो ये ट्यूब और ये ग्लैंड खुद भी अपने अपने सिक्रेशन को देता है, और मेनली जो टेस्टिस है वो क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है। और स्पर्म और सिक्रेशन ऑफ दिस एसेसरीज ऑर्गन, सिंपल हम कह सकते हैं सिक्रेशन ऑफ ऑल द एसेसरी ऑर्गन, चाहे वो डक्टल सिक्रेशन हो, मेनली तो ग्लैंडुलर सिक्रेशन होता है। तो जो अभी ग्लैंड से हम लोग बात करें, ग्लैंडुलर सिक्रेशन, इन दोनों के मिक्सचर्स को सीमेन बोलते हैं। किसको बोलते हैं, इन दोनों की हार्मोन इसमें नहीं आता है, क्योंकि ऑलरेडी हार्मोन कहाँ से, मैं हार्मोन का तो हार्मोन जनरली जो सिक्रेट्स हो रहा है, तो हमने बताया था उसके बेसिस पे कि या तो इंडोक्राइन या तो पाराक्राइन, उस ऑन डक्टल सिस्टम नहीं होगा ना, डक्टल सिस्टम का ये हार्मोन पे बताया नहीं था। तो जो गैमेट्स का मेल में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, जो मेल गैमेट्स जो रिलीज होगा, चाहे फीमेल में भी मेल गैमेट्स जो बनेगा, तो वो जैसे टेस्टिस बेसिकली जब और स्ट्रक्चर लेवल पाएंगे, टेस्टिस को स्लाइस करते हैं तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में आते हैं, वहाँ पे सर्टोली सेल एंड सब, है ना, क्या कहते हैं कि स्पर्मेटोजोआ सेल्स वगैरह दिखते, तो वो एक्चुअली उस ट्यूबुलर लेवल पे सिंथेसाइज स्पर्म का हुआ। अब वहां से वो ट्यूब ही के थ्रू अलग अलग डिफरेंस, अलग अलग पार्ट में जाके उसका नाम अलग अलग होता है, तो वो डिफरेंशिएट होते, उस ट्यूब में फिर अलग अलग जो ग्लैंड्स है उसकी ओपनिंग्स हो ही रहती है। अब ग्लैंड अपने सिक्रेशन को उस ट्यूब में डाल रहा, तो ट्यूब क्या बन गया, डक्ट बन गया, तो ये डक्टल सिस्टम, तो डक्टल सिस्टम में कहीं हार्मोन नहीं होगा, तो इसलिए हार्मोन इसके अंदर में नहीं होगा। तो सीमेन सिंपली हम लोग बोलते दिस इज अ मिक्सचर्स ऑफ द स्पर्म विद द एसेसरी ग्लैंड सिक्रेशन, जो भी एसेसरी ग्लैंड यहाँ पर होगा उसके सिक्रेशन को मिला करके हम लोग सीमेंस को नाम देते। तो सीमेन एंड स्पर्म में डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। एसेसरी सेक्स ऑर्गन में जैसे अभी हम लोग देखेंगे, एसेसरी सेक्स ऑर्गेनिज्म मेल्स आर सेमाइनल वेजिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, यूरेथ्रा है, पेनिस है, ऑल एक एक करके अलग अलग देखने को मिलेगा। अब यहाँ के बाद अगर हम लोग आते हैं
हाँ, और भी डिफरेंस है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एक एक करके हम लोग देखेंगे। अब दूसरा चीज यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जो स्ट्रक्चर्स है लोकेशन वाइज फिर से इसको हम 2 डिवीजन देते हैं। लोकेशन वाइज 2 डिवीजन में आता है। सबसे पहला चीज है एक्सटर्नल और इंटरनल, है ना। क्या है? एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल इंटरनल जेनाइटेलिया मतलब कि जेनाइटल्स ऑर्गन। इंटरनल मतलब देयर इज इनसाइड योर कैविटी, इधर एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड ऑफ योर कैविटी। ब्रेफ्टी ऑर्गेनिज्म जनरली हम लोग जो क्लासीफाई एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में बेसिकली हम लोग देखते हैं इन मेल में अगर हम लोग बात करें तो स्क्रटम है, पेनिस है एंड यूरेथ्रा है। ये 3 चीज़ों मेनली हम लोग देखते हैं। दिस इज आउट ऑफ दिस बॉडीज कैविटी। अच्छा, फिर तुमसे एक सवाल यहाँ पर आता है कि दिस एक्सटर्नल टेस्टिस जो है वो क्या है? टेस्टिस गोनाड्स तो है। इंटरनल एक्सटर्नल क्यों? Scrotum cover. दिस इज कवर अंडर द स्क्रॉटम। बॉडी की कैविटी, मेन जो कैविटी उससे बाहर है, बट दिस इज कवर अंडर स्क्रॉटम। लेकिन टेस्टिस के बारे में हम पढ़ेंगे आगे वैसे, तो उसका जो डेवलपमेंट है वो कहाँ होता है? टेस्टिस जब मान लो इंट्रायूटर लाइफ में कोई मेल है, बेबी है, तो टेस्टिस बनेगा। तो टेस्टिस का जो डेवलपमेंट होता है बॉडी के किस पार्ट पे होता है? कौन सा कैविटी? चलो ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी। हाँ, और एब्डोमिनल कैविटी में टेस्टिस का डेवलपमेंट मतलब बनता है वहां पर फॉर्म। लेकिन जस्ट आफ्टर बर्थ वो कहाँ रहता है? क्यों नीचे डिसेंड क्यों करता है? टेम्परेचर नहीं, उसका मतलब क्या रहता है? ये 2 डिग्री बॉडी इसके टेम्परेचर से कम। 2 डिग्री कम किसका? टेस्टिस का बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर से कम होगा। अगर वो उस टेम्परेचर पर आएगा तो क्या होगा? स्पर्मेटो। ठीक है। अब अगर स्क्रॉटम है, स्क्रॉटम जस्ट लाइक स्किन, लेकिन अगर हम लोग बात करें तो हाँ, टेस्टिस जब स्क्रॉटम में आया ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंशिएशन की, चलो एब्डोमेन में टेम्परेचर 2 डिग्री ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू बोलते कि स्क्रॉटम के पास। लेकिन सवाल है कि जस्ट जो बॉडी का इन्वायरमेंट, अब हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वो इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू मंथ कह लो या सीजन कह लो वो चेंज होता है। अगर मान लो जब गर्मी का टाइम होता है, स्पेशली गर्मी, अगर हमारा इस सरफेस टेम्परेचर तो ज़्यादा होता है, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी सरफेस टेम्परेचर, तो टेस्टिस जो है वो कहाँ, जो टेस्टिस है वो कहाँ? स्क्रॉटम में। और स्क्रॉटम इस तरह से मान लो स्किन का बना हुआ है, मस्कुलर स्ट्रक्चर से, बेसिकली डॉटेज मसल्स इसके अंदर में होते हैं, मस्कुलर स्ट्रक्चर। तो क्या इस एक्सटर्नल टेम्परेचर का इफेक्ट क्या इसके ऊपर आता है? आता है, बट वो मतलब इनसाइड मतलब वो कर जाता है, जैसे मतलब टेम्परेचर ज़्यादा कम हो रहा है। क्योंकि इसके अंदर एक मसल्स है ना, डॉटेज मसल्स के नाम से हम लोग जानते हैं, वो मसल्स के अंदर वो टेम्परेचर रेगुलेशन पे चलता है। अगर कोल्ड टेम्परेचर एक्सपोज होता है वो हाईली कंस्ट्रक्शन होने लगता है। अगर देखो टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो उस टाइम पे बेसिकली क्या होता है, वो मसल्स रिलैक्स करता है। अब रिलैक्स करेगा तो बेनिफिट क्या होगी? अब देखो, जैसे अभी आप देखो कि लोग जो घर बनाने लगे ना लो टेम्परेचर्स में, अगर वो मतलब कि घर ठंडा रहे उसके लिए एक तो अभी ईंट आने लगी है उस तरह का कि ईंट के बीच में होल होता है, या फिर वॉल ऐसा खड़ा करते कि जैसे आपको 10 इंच का दीवार बना रहा है ना, तो 5 बीच में क्या करता है? खाली छोड़ता। क्यों? ये जो गैप होता है ना वो आपको जो हीट का जो कंडक्शन उसको ब्रेक, हीट को ब्रेक, इंसुलेटर का काम करता है, हीट इंसुलेटर का। तो सेम इस टेम्परेचर जैसे बढ़ता है तो जो मसल्स है इसके अंदर में क्या कहते हैं कि वो रिलैक्स होता है। अब सपोज मान लो एक लो टेम्परेचर अगर है, मान लो, है ना, लो टेम्परेचर, ये टेस्टिस है, तो अब सॉरी स्क्रॉटम है और ये मान लो टेस्टिस, तो टेस्टिस और स्क्रॉटम के बीच ये गैप है, ये गैप है जो इंसुलेटर का काम करेगा। लेकिन जैसे मान लो टेम्परेचर बढ़ेगा, इंक्रीजेस द टेम्परेचर, तो उसमें क्या होता है, जो टेस्टिस का जो वॉल है, ये जो मसल डॉटर, ये मसल्स आगे मैं बताऊंगा, वैसे आगे बात कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर ये होता है कि जो लेंथ है वो मसल्स रिलैक्स करेगा तो लेंथ क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा, और टेस्टिस का साइज में कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो अब क्या होता है, इसके बीच का क्या हो रहा है? गैप बढ़ जा रहा है। अब गैप जैसे बढ़ गया तो जो हीट है कंडक्शन कम जाएगा, तो फिर यानी कि स्पेशली जो स्क्रॉटम है, जब अगर कोई फंक्शन भी पूछे तो तुम कह सकते हो इट्स अ मेंटेन द इनसाइड ऑफ द टेम्परेचर ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन फॉर द टेस्टिस, क्योंकि जैसा ही टेम्परेचर हाई इफेक्ट करेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस पॉसिबल नहीं, इसलिए एब्डोमिनल में ये डेवलप करता है और फाइनली आता है। और
अच्छा एक चीज़ और चलो पूछते तुमसे, अभी आज से मैं पढ़ाऊंगा मसल्स और भी स्ट्रक्चर, बट मेनली मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है वो मसल्स है। हाँ, ग्यावर्नाकुलम किसको बोलते हैं? ग्यावर्नाकुलम फाइबर्स को बोलते हैं। व्हाट इज ग्यावर्नाकुलम? वो तीसरी हाँ हाँ, एब्डोमेन और टेस्टिस से जो डिसेंड कर रहा है ना, दिस इज द ग्यावर्नाकुलम, है ना, डिसेंड ऑफ कर। तो चलो ठीक है, हम लोग आएंगे डिटेल वहाँ पे। तो सबसे पहले वही मैं बात कर, इसलिए हम लोग देखते हैं कि चाहे वो कैविटी में डेवलप हो रहा है, और दिस इज ऑल्सो लोकेटेड इन कैविटी इन स्क्रॉटम। स्क्रॉटम भी क्या है? कैविटी है, छोटा कैविटी बॉडी का, बट कैविटी। तो इसलिए टेस्टिस को, क्योंकि जनरली कंफ्यूज है कि बॉडी के एक्सटर्नली एक्सपोज होता है, बट दिस इनसाइड ऑफ स्क्रोटम कैविटी। तो इसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि वो कैविटी क्या कहते हैं कि वो एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन में वो आएगा। ठीक है, तो सिंपल याद रखना, एक सीधा यहाँ पे आवे कि जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन इज अ मेल और स्क्रोटम एंड पेनिस इन एंड यूरेथ्रा। ये तीन का तीन। यूरेथ्रा भी क्या है कि बॉडी के एक्सक्यूज पेनिस के यूरेथ्रा के बारे में अगर बात भी करते हैं, इन मेल द यूरेथ्रा द इज अ यूरोजेनाइटल ऑर्गन। इसमें जब मैं यूरेथ्रा आगे जो पढ़ाऊंगा अभी, इसमें जो पार्ट्स अगर आ रहा, तो यूरेथ्रा को बोला जाता है क्या? यूरोजेनाइटल ऑर्गन। क्यों? क्योंकि मेल के अंदर में क्या है कि यूरेथ्रा जो है उस पोर्शन से यूरिन भी पास होता है और वहीं से सीमेन भी पास होता है। बट इन फीमेल दिस टू डिफरेंट, यूरेथ्रा से सिर्फ और सिर्फ यूरिन वहां से। तो इसलिए मेल के केसेस में जो स्पेशली जो हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे, जो इस यूरेथ्रा होगा वो ऑर्गन कैसा कराएगा? तो यूरोजेनाइटल ऑर्गन कहलाएगा, क्योंकि यूरिनरी सिस्टम में भी कंट्रीब्यूट करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी कंट्रीब्यूट करता है। तो ये क्या कहते हैं, ऑर्गन का डिस्क्रिमिनेशन। अब उसके बाद हम लोग इस इंडिविजुअली एक एक करके, स्पेशली पेनिस और फिर स्क्रॉटम देन टेस्टिस, तीन जो टॉपिक है, मतलब मेन ऑर्गन भी आता है, इस तीन के बारे में हम लोग तीनों की एनाटॉमी एक एक करके देखेंगे इनिशियल, है ना, कि पेनिस के बारे में, उसमें क्या मसल्स है, क्या पार्ट्स है, बॉडी सेगमेंट्स है, क्या ब्लड सप्लाई है ना। फिर देन टेस्टिस के अंदर उसके स्ट्रक्चर को, डाइसेक्शन स्ट्रक्चर्स में कैसा दिखता है। उसके बाद स्क्रॉटम है, उस स्क्रॉटम के बारे में हम लोग ये करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो है ना स्टार्ट करेंगे, वो रहने देते हैं अगली क्लास में पेनिस से, है ना, एनाटॉमी ऑफ द पेनिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है।